हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार जो है ये बुनियादी अधिकार हैं, क्योंकि वे एक व्यक्ति द्वारा पूर्ण बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक कद पाने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इन्हें भारत में मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। भारत संविधान के भाग 3 को संविधान की आधारशिला कहा जाता है, और भाग 3 जो है मौलिक अधिकार, या जब भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ मिलकर संविधान की अंतरात्मा का गठन करता है। अगर बोला जाए संविधान की अंतरात्मा किससे बनता है, तो मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के से मिलकर संविधान की अंतरात्मा का गठन होता है, तथा संविधान की आधारशिला वो मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 4 श्रेणियों में: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आइए सबसे पहले जान लेते हैं मौलिक अधिकारों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी अनुच्छेद आपातकाल के दौरान निलंबित किए जाते हैं। अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन जीने का अधिकार है। मौलिक अधिकार राज्य और उसकी मनमानी शक्तियों पर सीमा है कि वो अपना मनमाना काम नहीं कर सकती हैं। नागरिकों के भी कुछ अधिकार हैं। मौलिक अधिकार भारत की संविधान की मूल विशेषता है, और ये व्यक्ति के समग्र विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकता है, वहां से मदद मांग सकता है। आइए जानते हैं प्रमुख अनुच्छेदों को जो कि हमें दिए गए हैं। मौलिक अधिकार किन कौन से अनुच्छेद में इनका वर्णन है। सबसे पहले है सामान्य अनुच्छेद। पहला है राज्य की परिभाषा कि सरकार क्या है, राज्यों के बारे में गठन किया गया, राज्य क्या क्या होते हैं। उसके बाद है मौलिक अधिकारों के साथ या अपमानजनक कानून वो क्या है, उनको किस तरह से बनाया जाएगा, किस तरह से अल्पीकरण की विधियां हैं, ये सब हैं। और हमारा जो अधिकार है वो 14 से शुरू होता है। 14 में हमें कानून के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है कि भारत के सभी नागरिक कानून के समक्ष बराबर हैं। अनुच्छेद 15 है धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। जातियों के आधार पर नहीं होगा, उच्च जातियाँ, नीच जातियाँ, इस तरह से कोई भेदभाव नहीं होगा। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, मतलब जो है सरकारी नौकरियों और कहीं भी हैं तो वहाँ पे जो है हमें अवसर की समानता मिलेगी। अस्पृश्यता का उन्मूलन, वो अनुच्छेद 17 में बात की गई थी कि पुराने समय में हमारे यहाँ छुआछूत संबंधी बहुत ही ज़्यादा इसका प्रचलन था, उसको ख़त्म करने के लिए कानून बनाया गया अस्पृश्यता का उन्मूलन। और 18 है उपाधियों का अंत। कोई भी किसी को उपाधियाँ नहीं दे सकता है, सरकारें देंगी या भारत की सरकार जिसको चाहेगी उसको देगी, और व्यक्ति को उपाधियाँ नहीं देगा। अगला है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से है। पहला है अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता आदि से संबंधित जो हमारे प्रावधान है। इसी में अनुच्छेद 19 में ही प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, इसके डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे भी आगे। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, जिसमें रिट हमें मिलते हैं। अनुच्छेद 21 है जीवन जीने की सुरक्षा, ये जो है अनुच्छेद 21 है जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए सजा में संरक्षण। ये दोनों अधिकार जो है आपातकाल में स्थगित नहीं किए जाते हैं, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी तभी आपको सजा दिया जाएगा। अनुच्छेद 21 है शिक्षा का अधिकार, जो कि 2002 में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण, कि आपको भी कोई भी पुलिस कभी भी गिरफ्तार नहीं कर सकती, आपके लिए वो लेकर आएगी अरेस्ट वारंट, और आप गिरफ्तारी के खिलाफ जा भी सकते हैं कोर्ट में। अगला हमारा शोषण के खिलाफ अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो है अनुच्छेद 23 में कहता है मानव में यातायात का निषेध और मजबूर श्रम, ये जो है नहीं किया जाएगा, कि जबरन बंधुआ मजदूरी या जबरन किसी से श्रम हम नहीं कराएंगे। अनुच्छेद 24 है कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप कारखानों या इत्यादि जगहों पर आप नहीं रख सकते हैं काम के लिए। अगला हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। अनुच्छेद 25 कहता है अंतरात्मा की स्वतंत्रता और मुक्त पेशा अभ्यास धर्म का प्रचार, मतलब है इसका कि हम स्वतंत्र होकर अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं
उसका अभ्यास कर सकते हैं और उसकी अपने अंतरात्मा से उसकी पूजा या कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। हम धार्मिक आयोजन करने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी भी अपने निजी प्लेस पर सार्वजनिक स्थानों पर करने के लिए हमें लोकल से थोड़ी अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। अनुच्छेद 27 है किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के रूप में भुगतान के रूप में स्वतंत्रता। मतलब धार्मिक प्रचारों के लिए आपको कर नहीं देना है, उससे आपको स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 28 है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा के रूप में उपस्थित रूप में स्वतंत्रता। मतलब कुछ शिक्षण संस्थान अगर धार्मिक संस्थान है तो वहाँ पे आप धार्मिक शिक्षा और धार्मिक पूजा जैसी पढ़ाइयाँ भी करवा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ मदरसे चल रहे हैं, गुरुकुल चल रहे हैं, ये सब जो है अनुच्छेद 28 के तहत इनको बनाया गया है। अगला हमारा संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, इसके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 19 है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। हमारे यहाँ जो भी अल्पसंख्यक हैं उनके साथ कोई भी भेदभाव ना हो, इसलिए अनुच्छेद 29 को बनाया गया है। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के पास भी अधिकार है। अल्पसंख्यक भी अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना और उनके प्रशासन की देखरेख कर सकते हैं। अनुच्छेद 31 था संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। ये हमारे मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। 86वें संविधान संशोधन में इसको हटा दिया गया था। अगला है हमारा अनुच्छेद 31 से, यह है संपदा के अधिकारों के लिए प्राप्त किए गए कानूनी बचत। इसको चेंज कर दिया, मतलब आप इसको बना दिया गया है कानूनी अधिकार, संपत्ति के अधिकार को उसी में अनुच्छेद 31 से जोड़ा गया कि ये अब से हमारा मूल अधिकार ना होकर अब ये हमारा कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 31 भी कहता है कुछ दशाओं में विनिमय का सत्यापन, मतलब हम इसको संपत्तियों को बेच कर सकते हैं, कुछ भी करें। अनुच्छेद 31 है कुछ निर्देशों को प्रभावित करने वाले कानूनों को, तथा अनुच्छेद 31D है देश विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों की बचत, मतलब वो निरस्त कर दिया गया है इसको भी। अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद 32, जो कि संविधान की आत्मा, इसको हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे भी तुरंत आगे। इस भाग में प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के उपाय दिए गए हैं कि कैसे हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, मूल अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। अनुच्छेद 32A को भी निरस्त कर दिया गया है। ये जो है अनुच्छेद 32 के तहत क्या था, कार्यवाही में विचार नहीं किए जाने वाले राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता, मतलब राज्यों के कानून अगर केंद्र सरकार कानून बनाती है तो वैध नहीं है। अनुच्छेद 33 कहता है संसद की शक्ति इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को संशोधित करने के लिए उसके आवेदन के लिए, मतलब संसद जो है मूल अधिकारों में परिवर्तन भी कर सकती है, उसको उसमें कुछ दिए गए हैं अधिकार। अनुच्छेद 34 इस हिस्से द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध, जबकि अन्य क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है। मतलब है कि जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है, राष्ट्रपति शासन लागू है, तो अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, आपके मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। 2 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21, इनको छोड़कर आपको कोई भी अधिकार नहीं दिए जाएंगे। अनुच्छेद 35 है इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए प्रावधान, मतलब जो भी है ये कैसे लागू होंगे उसके बारे में उसमें बताया गया है किस तरह से। चलिए सबसे पहले जानते हैं, जो कि हमारे पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है। अनुच्छेद 21 है हमारा शिक्षा का अधिकार, जो कि 2002 में जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो है एक नया मौलिक अधिकार जोड़ा गया, जो कि शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21A में इसको रखा गया है। यह क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का एक कर्तव्य है। राज्य का कर्तव्य बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। इस अधिकार को लागू करने के लिए राज्य उचित कानून बनाएंगे, सभी राज्य इसके लिए अपने यहाँ उचित कानून बनाएंगे कि ऐसे बच्चों को हमें शिक्षा मिल ले। समवर्ती विषय के कानून बनाने वाली शिक्षा को संघ एवं राज्यों द्वारा अधिनियमित किया जाता है, मतलब इसी समय जो है शिक्षा को वो समवर्ती सूची में रखा गया है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि अनुच्छेद 19A के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार और जवाब देने का अधिकार शामिल है। मतलब इसी दौरान जब ये हुआ था, कोर्ट में ये गया था, तभी माना गया अनुच्छेद 19 से, जो कि वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है। उसमें कहा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता
और जो भी अन्य व्यक्तियाँ हैं वो इसमें शामिल हैं। आगे है कि जीवन का अधिकार, राइट टू डाई और राइट टू मर्डर इसमें शामिल नहीं है। मतलब कि हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि हम अब खुद, मतलब अगर ये कहा जाए कि आत्महत्या का अधिकार हमारे पास नहीं है, ये भी जो है कानूनी रूप से गलत है। आपको जो है सज़ा हो सकती है। तो अगर आप मरे नहीं किसी वजह से तो आपको कानूनी रूप से सज़ा हो सकती है। कैपिटल पनिशमेंट जो कि मृत्युदंड है को अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं माना गया है। मतलब अगर आप देश में कोई ऐसा काम करते हैं कि आपको मृत्युदंड की सज़ा हो तो आपके जीवन जीने के अधिकार का समर्थन नहीं करता है, इसको उससे बाहर रखा गया है। फांसी एक विधि के रूप में फांसी भी उचित और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार है। फांसी को एक उचित माना गया है क्योंकि फांसी देते समय लोगों को दर्द नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जीवन जीने के अधिकार में सम्मान के साथ जीने का भी अधिकार शामिल है। जीवन जीने का अधिकार हमारे पास है लेकिन सम्मान से जीवन जीने का अधिकार है। अगर हमारे पूरी तरह से सम्मान नहीं मिल रहा है तब भी हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, हम कोर्ट में जा सकते हैं। अगला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बारे में आइए जानते हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार यह अनुच्छेद जो कि अनुच्छेद 32 है, संविधान की आत्मा है और इसके बहुत दिल हैं। यह संवैधानिक उपचार का अधिकार है जो मौलिक अधिकारों को वास्तविक बनाता है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो सरकार हमारे अधिकारों का हनन करती रहती। अनुच्छेद 32 के अनुसार जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वे अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हो गया है तो वो सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकता है और न्याय मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बुनियादी संरचना सिद्धांत में शामिल किया है। सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित होने का अधिकार, यहाँ एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है, वह स्वयं मौलिक अधिकार है। यह एक संवैधानिक उपाय है जिसकी गारंटी संविधान द्वारा दी गई है। मतलब है इसका, संवैधानिक उपचार एक गारंटी है कि हमें मौलिक अधिकार हमें मिलेंगे ही। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। जैसे हमें मौलिक अधिकारों के लिए हमें पहले जिला न्यायालय में अर्जी नहीं लगानी है, हमारे पास ये अधिकार है कि हम डायरेक्ट रिट सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं। जबकि अन्य कानूनी चीज़ों के लिए हमें नीचे के न्यायालय से लेकर ऊपरी के न्यायालय तक स्टेप में जाना पड़ता है। अगला हमारा इस भाग में जो हमें अधिकार दिए गए हैं में परिवर्तन के लिए उचित कार्रवाई एवं सर्वोच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने का अधिकार की गारंटी है। मतलब ये है कि अगर हमें नहीं मिल रहा न्याय तो हम जो है अपने अधिकार को, अपने जरूरी नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं, ऑनलाइन या अन्य मीडिया से भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पास निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होगी। सर्वोच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने की शक्ति इसमें दी गई है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति, परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण शामिल है, जो कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी के परिवर्तन के लिए उपयुक्त हो सकता है। चलिए इन सभी रिट को जानते हैं जो कि हमें हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन से पावर है। सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका अर्थ होता है शरीर धारण करना, अर्थात न्यायालय के समक्ष व्यक्ति को उपस्थित करना। इस तरह की रिट निजी, राज्य और निजी दोनों व्यक्तियों की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता रक्षा के लिए जारी की जाती है। पीड़ित व्यक्ति राज्य की कार्रवाई के खिलाफ मुआवजे के लिए भी दावा कर सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति आप जो है सुप्रीम कोर्ट में डालते हैं कि इन्होंने हमारे मूल अधिकारों को हनन किया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश देगी। मतलब आप वारंट कह सकते हैं कि जिन्होंने भी मूल अधिकारों का हनन किया है उनको न्यायालय में पेश होना पड़े, भले से वो कितना भी बड़ा आदमी हो। अगला हमारा परमादेश। परमादेश का मतलब होता है हम आज्ञा देते हैं, हम आज्ञा देते हैं। इसका जो है इस तरह का रिट केवल अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य से सार्वजनिक प्राधिकरण एवं सार्वजनिक अधिकारी और आंतरिक अदालतों के खिलाफ किया जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है कि आप इन चीज़ों को लागू कीजिए, उनका आदेश होता है कि अगर कोई अधिकारी हनन कर रहा है, न्यायालयों से आपको न्याय नहीं मिल रहा है, या कोई सार्वजनिक अधिकारी जो है सरकारी अधिकारी आपसे दुर्व्यवहार कर रहा है, यह न्यायालय द्वारा सार्वजनिक व्यक्ति या निकाय को आदेश दिया जाता है कि वह अपना कर्तव्य निभाएं। हालांकि यह रिट राष्ट्रपति और राज्यपालों के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। मतलब दो ही लोग से बचे रह सकते हैं देश में,
राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल और सभी के लिए प्रधानमंत्री या कोई भी अगर उनको आदेश सुप्रीम कोर्ट देती है तो उनको मानना पड़ेगा। साथ ही इस अधिकार के द्वारा निजी अधिकारों को लागू नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा निषेध। निषेध क्या होता है? उच्च न्यायालयों द्वारा निचली अदालतों या अर्ध न्यायिक निकायों, जिसको हम ट्रिब्यूनल कहते हैं, हमारे यहाँ होते हैं लोकल्स में, को इस तरह के रिट जारी किया जाता है जब उत्तरार्ध उनके अधिकार क्षेत्र से अधिक हो और उद्देश्य अवर न्यायालयों या अर्ध न्यायिक के निकायों के उनके अधिकार सीमा के भीतर रखना है। मतलब ये है कि अगर निचली अदालतों के अधिकार क्षेत्र में कोई भी नहीं है तो उनको मना किया जाता है, आप इसमें मत आइए, ये केस हमको हैंड ओवर कर दीजिए। परमादेश और निषेध के बीच में अंतर है। जब पूर्व को न्यायिक के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जारी किया जा सकता है और बाद को मतलब निषेध को केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ जारी किया जाता है। मतलब परमादेश जो है वो सभी के लिए जारी हो सकता है और निषेध जो है वो सिर्फ हमारे न्यायालयों के लिए है, उनको सुप्रीम कोर्ट कुछ आदेश देती है। अगला हमारा आखिरी है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के बारे में जानते हैं। यह भी निषेध के समान ही कानून है। अंतर केवल इतना है कि यह रिट जो है निचली अदालत के आदेश को या उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक के न्यायाधिकरण के निर्णय को रद्द किए जाने के लिए जारी की जाती है। मतलब जो पुराने आदेश हैं उसको रद्द करना अगर उनका आदेश गलत है, जबकि एक मामले की सुनवाई के साथ आगे बढ़ने के लिए अवर न्यायालय या अधिकरण को रोकने के लिए निषेध जारी किया जाता है। इसने अधिकार क्षेत्र की अधिकता मान ली है और इस अधिकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक अवर न्यायालय या ट्रिब्यूनल अधिकार क्षेत्र का अधिक रूप से उपयोग किया जा सकता है और यह अधिकार क्षेत्र को बेकार नहीं करता है। अधिकार पेक्षा मतलब अगर कोई भी अपने अधिकार से ज़्यादा का काम कर रहा है तो उनसे पूछा जाएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ये मूल इसका है। आइए इसके बारे में अन्य जानते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है कि आपका अधिकार क्या है। पूछे कि आप कोर्ट पूछ सकती है कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हो। यह रिट जारी किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक कार्यालय रखने वाला व्यक्ति कार्यालय को संभालने के लिए योग्य है। संविधान में रिट जारी करने के लिए कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है और इसे इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए अदालतों पर छोड़ दिया गया है कि अदालत निर्णय करेगी कि कौन से काम करने के लिए हकदार है। जैसे कोई एसडीएम है या डीएम है, उनके पास क्या अधिकार हैं। अब वो बहुत से काम करते हैं, लेकिन कभी कोई काम अगर गलत होता है तो उनसे पूछा जाता है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में था या आप उससे आगे जाके ये काम किए हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हमसे कोई गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा, वैसे संभावना कम है। और हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें और चैनल नया है तो उम्मीद है आप सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे और हमारा समर्थन भी करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।